हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने जो अपनी प्रीवियस 2 वीडियो आ चुकी है वो देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना भाई। इसमें ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें से क्या होगा, एक तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। चाहे बेशक आपने पेपर दिया हो, लेकिन उस टाइम जो फील कर पाते हैं हम, वो अभी अगर आप फील कर लोगे कि किस वजह से अपने साइकोलॉजी में जिसके 20-22 नंबर बन रहे हैं ना, वो 25-26 तक चला जाएगा अगर प्रीवियस ईयर पेपर करता है तो। क्योंकि उससे ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे आप देखते हो एकदम से, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत नए हैं, बहुत हार्ड आया हुआ पेपर। लेकिन एच टेट का पेपर सी टेट की तरह नहीं रहता, थोड़ा सा लेवल टफ रहता है साइकोलॉजी का भी उसमें। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और ये आप मतलब हम टीजीटी के भी करेंगे, पीजीटी के भी करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को तो क्या कर रहा है वो रिपीट कर रहा है। और नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे भाई? और वैसे ही पता है हमें, हरियाणा वालों के पास कहाँ नए क्वेश्चन बनते हैं, वो इधर उधर से पेपरों में आए हुए क्वेश्चन ही उठा के देते हैं। चलो फिर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। पीजीटी 2021 का मैथमेटिक्स का पेपर है, उसकी साइकोलॉजी आज करेंगे हम। चलो करें भी स्टार्ट। एक चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तो आप मेरे लिए भी करो ना। तो अपना जो ये है, आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और चलो आज करते हैं स्टार्ट फिर। अपने 2 पेपर हो चुके हैं, 2022 का करवा दिया है मैंने, 23 का भी करवा दिया है। ठीक है, चलो देखो भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, किसने बनाया था? किसने बनाया था ये तो सबको इजी लगेगा। ये तो अल्फ्रेड बिने ने और सीमन ने बनाया था, साइमन ने बनाया था। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया था, तो पहला हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे विश्वकाल में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, क्या कहलाती है? उसको नैदानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, परामर्श मनोवैज्ञानिक कहते हैं, नहीं, उसको क्या कहते हैं? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। जिसके अंदर ये हो कि मनोविज्ञान की ही एक शाखा होती है ये विकासात्मक जो मनोविज्ञान है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? पार्ट होती है किसका? साइकोलॉजी का, जिसके अंदर लोगों के पूरे जीवन काल के शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज आ सकते हैं उनके अंदर, ये हम डिस्कस करते हैं, ये करते हैं इसके अंदर, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात क्या होता है? भूख, प्यास, विश्राम, जो ये होते हैं क्या होते हैं? ये सारे के सारे जन्मजात होते हैं। लेकिन जो सेफ्टी होता है वो क्या होता है? वो जन्मजात नहीं होता, इनेट मोटिव नहीं होता। कैसा नहीं होता? इनेट मोटिव नहीं होता। ये कैसा होता है? ये सेकेंडरी मोटिव होता है। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है नहीं पूछा है, इसलिए फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये साथ साथ में आपको ये भी नोट करना है, एक कॉपी लगा लो और उसके अंदर सारे के सारे जो हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको नोट करनी होगी मैं बताती चलूँगी। उसके अंदर ये चीज़ नोट कर लो। अब ये नहीं है कि सेफ्टी तो साइड में रेड पेन से लिख लो कि सेफ्टी जो है सेकेंडरी मोटिव रहेगा। प्राइमरी मोटिव लिख लो, उसके अंदर हंगर, रेस्ट जो रहेगा, जो प्यास है, मतलब ये जो भूख, विश्राम, प्यास, ये जो भी है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? प्राइमरी मोटिव रहते हैं, इनेट मोटिव रहते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यह किसने कहा था कि किशोरावस्था दबाव, तनाव और तूफान या संघर्ष की अवस्था है? यानी कि एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रॉम की लाइफ है। ये बात किसने कही थी? ये तो स्टैनली हॉल ने कही थी। किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने कही थी। स्टैनली हॉल ने बताया था ये कि जो एडोलेसेंस है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा, एक गैने का सिद्धांत तुम्हें जरूर पढ़ना है भाई, गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर कौन सा है? क्या पूछा? हाईएस्ट लेवल पूछा। आपको पूरा पढ़ना है गैने की थ्योरी, और उसका हाईएस्ट जो है भाई वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान जो है उसका हाईएस्ट चरण है, उसका हाईएस्ट स्तर है, उसका हाईएस्ट जो है पार्ट है। ठीक है, लेवल है उसका। हाईएस्ट लेवल जो रहेगा, हाईएस्ट पार्ट जो रहेगा, हाईएस्ट बिंदु जो रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की
अप्रक्षेपी तकनीक नहीं, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है, इस पे तो क्वेश्चन ना आया हो ऐसा आज तक एचटेट में नहीं हुआ है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, या तो किसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर क्या होता है, जैसे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हमने पढ़ा था, किसके अंदर आया था, पीजीटी 2023 में, 2022 में आया था। 2023 में हमने कौन सा पढ़ा था, चिल्ड्रन जो एसोसिएशन टेस्ट है ये पढ़ा था, सीटीए की फुल फॉर्म आई थी, है ना। तो अब इसने क्या पूछा, देखो 2021 में पूछा हुआ है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी। आपको पता होना चाहिए जितने भी टेस्ट है जो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सारी की सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। एसोसिएशन टेक्निक जो होती है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आ जाए वो भी, कंप्लीशन ऑफ टेक्निक आ जाए ये भी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्निक, ये तीनों की तीनों कैसी होती हैं, ये तीनों की तीनों प्रोजेक्टिव होती है। लेकिन जो ये होती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ये क्या नहीं होती, प्रोजेक्टिव न होके कैसी होती है, ये सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है आई थिंक, लेकिन एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन, या थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आ जाए या चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट आ जाए, ये सारी की सारी कैसी होती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर जो 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। अगर किसी की गुड मेंटल हेल्थ नहीं है, वो कौन सा ये है, कौन सा पार्ट है जिसमें ये कि उसका स्वास्थ्य लक्षण सही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका सही नहीं है, ये किससे पता चलता है, सांवेगिक परिपक्वता, ये तो इमोशनल मैच्योरिटी तो होनी चाहिए, आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है, असहनीयता, इनटॉलरेंस, कोई अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहा किसी चीज़ को, ये क्या नहीं है, उसका मतलब उस वो मेंटली स्टेबल नहीं है बंदा, इसीलिए मतलब किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो यही हो जाएगा। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, ये तो बिल्कुल कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, ये तो अच्छी बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया, एसिमुलेशन की बात करते हैं, अकोमोडेशन की बात करते हैं, अडेप्टेशन की बात करते हैं, इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक की बात नहीं करते। तो फिर आपको बताना है कि सिंबॉलिक की बात करते कौन है। देखो 3 लर्निंग मोड बताए थे, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, और क्या था और एक आइकॉनिक था पहला, दूसरा सिंबॉलिक था, नहीं पहला क्या था, दूसरा आइकॉनिक था, तीसरा सिंबॉलिक है, और पहला क्या था उसके अंदर, ये किसने दिए थे, ये दिए थे शायद ब्रूनर ने दिए थे, नहीं जेरोम ब्रूनर ने बताया था ना, 3 लर्निंग मोड होते हैं, ये 3 लर्निंग मोड बताए थे, जो सिंबॉलिक जो था वो 3rd वाला था, तो ये बात प्याजे ने नहीं बताई थी। ठीक है, उसके अंदर आइकॉनिक 2nd था, और 3rd था जो वो सिंबॉलिक था, 1st मुझे ध्यान नहीं है क्या था, आप देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में, ये नोट करना है आपको, जेम्स ट्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। जेम्स ट्रेवर के द्वारा जो उसके किसके लिए पूछ रखा है, करेक्टर के रिगार्डिंग पूछ रखा है, कि जो जेम्स ट्रेवर है उसने नहीं बताया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ करेक्टर। ये कहता है द स्टेज ऑफ द क्रूड इमोशन, देखते हैं आगे, मनोभाव का चरण बिल्कुल, आत्मसम्मान बिल्कुल, और ये कहता है अपरिष्कृत संवेगों का चरण, ये भी बिल्कुल सही है, पारंपरिक चरणों के अनुरूप होना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, ये चीज़ क्या है, गलत है, और यही पूछा है कि गलत क्या है। ठीक है, ये तो तीनों चीज़ पॉजिटिव है, तो यही एक नेगेटिव जा रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है, यानी कि सोशियो कल्चर थ्योरी के कौन है, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर किसने दी है, लेव वाइगोस्की ने दी है, तो क्या हो जाएगा वाइगोस्की। और यही याद रख लेना, वाइगोस्की ने किसको इंपॉर्टेंट दी है, लैंग्वेज को, जीन पियाजे ने किसको इंपॉर्टेंस दी है, थॉट को। वो कहता है कि काइंड में तो क्या होते हैं, थॉट डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्वांटिटी में सेम होते हैं, ये बात कौन कहता है, जीन पियाजे। लेव वाइगोस्की किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लैंग्वेज को। ठीक है, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, कोहलबर्ग ने दी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जेरोम ब्रूनर ने क्या दी है, जेरोम ब्रूनर ने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। और एक चीज़ और नोट कर लेना, जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 जो है वो किस पे बेस्ड है, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है, पर्सनालिटी मेजरमेंट की प्रोजेक्टिव टेक्निक
नहीं है। देखो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मैंने बताया था, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन वहाँ पे था, कंप्लीशन टेस्ट सिर्फ इतना दिया था, वो पूरा नाम होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी है, लेकिन इसकी बात हम कहीं नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 12th क्या कहता है भाई, 12th में है निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। कैसा, डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो कैटल ने दो तरह की बताई थी, एक तो सरफेस टेक्निक बताई थी और एक सोर्स टेक्निक बताई थी। एक तो सरफेस बताई थी और एक क्या बताई थी, एक तो सरफेस बताई थी और दूसरी क्या बताई थी भाई, कैटल ने सोर्स ट्रेट बताई थी। जो सोर्स ट्रेट है ना, दो बताई थी। देखो कैटल ने क्या किया था, जो कैटल है उसने दो बताई थी, एक तो बताई थी सोर्स और एक बताई थी सरफेस, ठीक है। उसने जो ये सोर्स रेट है, ये सोर्स रेट जो है ये होती है फिक्स्ड और ये होती है डायनामिक। और ये जो डायनामिक होती है ना सरफेस रेट, इसी के 16 फैक्टर दिए थे, ना कि सोर्स रेट के दिए थे। सरफेस रेट के कितने दिए थे, 16 फैक्टर। उनमें से कौन सा नहीं है, ये भी नहीं है और कंजर्वेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दो ही आंसर की में आई थी, तो इसका सेकंड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों सही माने थे इसके। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 30। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण CAT लागू, कौन ये CAT का पूरा नाम चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, ये आया हुआ था। किस एज से ये लागू होते हैं, ये 3 से 10 साल के लिए लागू होते हैं। भाई CAT जो टेस्ट है वो 3 से 10 साल के बच्चों का लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ओके, डे ड्रीमिंग ये तो बिल्कुल है, वोकेबलरी टू इंक्रीज ये बात भी बिल्कुल सही है, मेंटल एबिलिटी रीच एट द देयर हाईएस्ट लेवल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होती है, लेकिन ये बिल्कुल कहीं नहीं होता कि वेट ऑफ द मसल्स कितना हो जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है, ठीक है। मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इन गोल ओरिएंटेड, ठीक है। मोटिवेशन बिहेवियर डज नॉट कंटिन्यूटी लाता है, अच्छा डज लिखा हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूटी लाता है। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, कंटिन्यूटी लाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, रिजिड होती है, ये बात गलत है, वो तो लचीला होता है, उससे तो और भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जिसके पास मोटिवेशन होगा तभी तो वो कर पाता है, उसको आसान लगने लग जाता है। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि इसने गलत पूछा हुआ था तो यही तुम्हारा सही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यू मानसिक मध्यता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है भाई। IQ रेंज पूछता, लो मेंटली रिटार्टेड, जो मेंटली रिटार्टेड तो होते हैं पर लो मेंटली रिटार्टेड होते हैं, वो होती है 36 से 51, ठीक है, 36 से 51, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। खेल के यानी कि ये कहता है एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, ठीक है। एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले किसने दी थी, ये कार्ल ग्रूस ने दी थी। किसने दी थी, कार्ल ग्रूस ने दी थी। और इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, किसने दी थी, कार्ल ग्रूस ने दी थी। TGT वाले तो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि PGT में आ चुका है, तो ये TGT में क्वेश्चन डाला जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषता के संदर्भ में गलत कथन है, कौन सा गलत है भाई। हैबिट इज किसके, हैबिट के उसमें पूछ रहा कॉन्टेक्स्ट में, तो हैबिट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन, बिल्कुल। हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी से की जाती है। हैबिट इज वेल लर्नड परफॉर्मेंस, ये तो बिल्कुल सही है। हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल ये बात भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा वो करेक्ट रहेगा। सिर्फ वंशानुक्रम नहीं होती है, आदत वंशानुक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण से ज्यादा होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत, इसके अंदर रिलेटेड विथ थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर नहीं आता है। मेंटल डिसिप्लिन या फिर रोट मेमोराइजेशन, आइडेंटिकल एलिमेंट जर्नलाइजेशन,
ये तो बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, उसमें भी क्या होंगे, अगर आप कहीं से सीख के आए हो तो लर्निंग का ट्रांसफर होगा। अगर आपने एक जगह से सीखा और सेम सिचुएशन में चले गए तो आप बहुत फास्टली उस काम को कर दोगे, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं। जर्नलाइजेशन है, अगर आपने चीज़ों को पहले जोड़ जोड़ के सीखा है, अब आपको, जैसे आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सब्जी काटना अलग से सीखते हैं, फिर सब्जी बनाना अलग से सीखते हैं, और फिर दोनों काम अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, तो या इसका मतलब होगा आपका जर्नलाइजेशन होगा उस काम में। ये कहता है फिर रोट मेमोराइजेशन के अंदर क्या ट्रांसफर होगा, अगर आपने कोई चीज़ याद की है, सिर्फ याद की, वो कुछ टाइम के लिए याद होगी, फिर उसके बाद आप भूल जाओगे, तो जो रटन स्मृति का सिद्धांत है उसके अंदर लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं होती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। संबंधवाद का कौन सा नहीं है भाई, कौन सा नहीं है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बिल्कुल थॉर्नडाइक की है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग बिल्कुल, लेकिन थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये नाम नहीं होता है। ये 3 नाम होते हैं, स्टिमुलस थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ठीक है भाई, ये कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर। बिल्कुल, बिहेवियर 2 तरह के होता है, एक ओवर्ट होता है, एक कोवर्ट होता है। कोवर्ट होता है छुपा हुआ, ओवर्ट होता है बाह्य जो दिखाई देता है। फोकस ऑन कोग्निटिव प्रोसेस, नहीं, सिर्फ कोग्निटिव पे थोड़े, वो तो सारे एस्पेक्ट देखती है। बायोलॉजिकल इवेंट, नहीं। फोकस ऑन जो पूर्वाग्रह की बात है, यानी कि मेल बायस, उसके ऊपर, या फिर फीमेल बायस, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर साफ सुथरा एक ही ऑप्शन है, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सस्ता टिकाऊ यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्ति, एक तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडोगल ने दिया था, और कितनी प्रवृत्तियां बताई थी इसने, 14 प्रवृत्ति बताई थी। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है, ये जन्मजात होती है, बिल्कुल, ये इनेट होती है। दूसरा, मूल, ये बहुत शक्तिशाली होती है, बिल्कुल। मूल प्रवृत्ति जो मनोशारीरिक स्वभाव की होती है, साइको फिजिकल डिस्पोजिशन होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये अल्पकालिक के लिए नहीं होती, ये तो टिकाऊ होती है, तो इसलिए ये कुछ टाइम के लिए थोड़े होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वो तो सारी की सारी इसने दिमाग की बातें कर दी, तो संज्ञान की बात कर दी, तो उसको कोग्निशन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद, बिल्कुल। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट एन प्रोडक्ट, सही बात है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज पर्पजफुली, इस चीज़ में डाउट है। अगर इससे ज़्यादा गलत कुछ मिला तो हम वहाँ, एक साइकोलॉजी में ना हमें डिसाइड करना होता है ज़्यादा गलत कौन सा है, तो हम उसी को चूज करेंगे ना, और सही चूज करते तो ये देखना कि क्या पता चारों के चारों सही हो, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है आपको वो चूज करना होता है। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉड, बिल्कुल ब्रॉड होता है, ब्रॉडर एरिया होता है। बिहेवियरल चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग, नहीं। रिफ्लेक्स मैंने बताया था ना आपको पिछली वीडियो में, रिफ्लेक्स क्या होता है कि एक झटके के लिए जो आता है, जैसे आप बच्चे को डराते हो और वो एक बार डर जाता है, लेकिन क्या उससे उसकी लर्निंग हो जाती है, नहीं। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 2 से 4 ज़्यादा वो है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, जेपी गिलफोर्ड, एक जेपी गिलफोर्ड की और गैने की थ्योरी आपको जरूर पढ़नी है। कल आपको यही करना है कि एक तो गैने की थ्योरी पढ़नी है, एक जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिवियमी प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। जिसने भी नहीं पढ़ रखा है उसको पढ़ना है भाई। इसने क्या दिया था, त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया था, और वो कौन कौन से पार्ट है वो अपने पास हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसने सिस्टम की बात भी की थी, सिस्टम की बात की थी व्यवहारिक की बात की आकृति की बात इसने क्या किया था, आकृति की बात की थी, सांकेतिक, व्यवहारिक, लेकिन ये नहीं बताई थी इसने 3 ही चीजें बताई थी, आकृति, सांकेतिक और व्यवहारिक। ठीक है,
तो इसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका सिस्टम की बात नहीं करता। जेपी गिलफोर्ड कंपोनेंट ये पूछ रहा है ना, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंटेंट अंडर द डायमेंशन, ठीक है। तो क्या है कि सिस्टम की बात नहीं करता, तो अपने पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है, ठीक है भाई। करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी में किस तरह से होता है, मेमोरी के अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले लर्निंग होती है, फिर रिटेंशन करते हैं किसी चीज़ का, मतलब उसको लर्न करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, फिर रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। तो क्या होता है, अधिगम करेंगे, फिर धारण करेंगे, फिर पुनः स्मरण करेंगे, फिर उनकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ रहेगा वो क्या है, रोट मेमोराइजेशन का प्रोसीजर रहता है। रोट मेमोराइजेशन के स्टेप रहते हैं, सबसे पहले लर्निंग, फिर रिटेंशन, फिर रिकॉल और फिर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो प्रतिपादक है वो कौन है भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग को देने वाले कौन है, ये तो ओसबर्न है, ठीक है। इसका तो कोई वो है नहीं, लॉजिक है नहीं, तो आपको याद ही करना है किसने दी है, ओसबर्न ने दिया है। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, आइडियाज़ की क्या होती है, बौछार होती है, और सारे आइडियाज़ को एक बार ले लिया जाता है, फिर उनमें से जो बेस्ट होता है वो एक बार किसी को मना नहीं किया जाता, जो भी मतलब आइडिया जिसके पास जो भी आइडियाज है वो सारे आइडिया को लिया जाता है, अच्छे से सुना जाता है, फिर सबसे जो बेस्ट है वो देख लिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है, कौन सा, रिग्रेशन बिल्कुल, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल, सब्सटीट्यूशन रिस्पॉन्स बिल्कुल, यानी कि स्थापना प्रतिक्रिया बिल्कुल होगी, विस्थापना होगी, प्रतिगमन होगा, लेकिन आत्म करुणा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है अंदर अंदर घुटता रहे तो फिर वो कैसे अपनी इमोशंस को बाहर लेके आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखदायी, सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित करता है, जिसके अंदर प्लेजर जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो क्या होता है, ईद होता है। क्या होता है, ईद होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, तो वो क्या होता है, ईद होता है। ईगो किस पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, रियल प्रिंसिपल पे काम करता है। और सुपर ईगो इथिकल प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना है, ये रियल प्रिंसिपल पे होता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे होता है। और जो सुपर ईगो होता है, कोलरिक तो कुछ होता ही नहीं है, कोलरिक तो क्या था, ये तो उसमें वो दिए थे ना, टाइप बताए थे, ये तो अलग हो गया बिल्कुल। सुपर ईगो 3 ही बताए थे सिग्मंड फ्रॉइड ने, ईद, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, इथिकल प्रिंसिपल पे, ये किस पे, रियल प्रिंसिपल पे, और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। चलो 30th है आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कह रखा है साइको एनालिटिकल जो मेथड है उसके जो प्रोपाउंडर है वो कौन है, यानी कि उसके जो फाउंडर है वो कौन है उसके प्रोपाउंडर, उसके प्रोपाउंडर है सिग्मंड फ्रॉइड। ये आपको याद रखना है। कैटल ने क्या दिया था, कैटल ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए थे, और कितने इंटेलिजेंस फैक्टर बताए थे उसने, 16 इंटेलिजेंस फैक्टर बताए थे। और 16 इंटेलिजेंस जो फैक्टर थे वो सोर्स ट्रेट से थे या फिर सरफेस से थे, किससे थे, सोर्स से थे या फिर सरफेस से थे। ये सारे के सारे जो थे ये सरफेस ट्रेट से थे। सरफेस ट्रेट कैसी होती है, डायनामिक होती है। सोर्स जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। और जो वॉटसन है वो बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं। और जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट ने पहली जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बिने ने किया था। और विलियम वुंट ने क्या किया था, पहली लैब खोली थी। तो विलियम वुंट जो रहेंगे वो जो वॉटसन है वो बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं। सिग्मंड फ्रॉइड जो है सेक्सुअल एनालिटिकल मेथड दिया था, इसने साइको एनालिटिकल मेथड दिया था। और एक इसने थ्योरी भी दी थी, क्या थी वह, सेक्सुअल एनालिसिस थ्योरी थी ना शायद, वो सेक्सुअल एनालिसिस थ्योरी इसने दी थी, सिग्मंड फ्रॉइड ने ही दी थी। और इसने 3 जो ईद, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी सिग्मंड फ्रॉइड ने दिया था। और इसने ये भी बताया था कि ईद जो होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो होता है रियल प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो ईद, ईगो और सुपर ईगो जो होता है वो इथिकल प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।